हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिनके प्रयास से ये सब प्रारंभ हुआ है। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, माननीय प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा और कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद तथा डीन हमारे जो अभी जिनका नाम लिया है प्रोफेसर गोपी रमन सिंह के, ये सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है कि आज अर्थशास्त्र विभाग डिग्री पार्ट 1 ऑनर्स का क्लासेस ऑनलाइन मोड में लिया जा रहा है। गुड मॉर्निंग सर। सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ गुड मॉर्निंग सर। पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु शेखर जी का, प्रतापी धंधन जी का, सुनील जी का, जिसने आज जिनका क्लास होना है, और इनसे जुड़े अर्थशास्त्र विभाग के तमाम शिक्षक जिन्होंने ये इससे जुड़े हैं, जिनका इसमें क्लास दिया गया है, और सभी छात्र छात्राओं, आज और अभी गोपी रमन बाबू आपको मोटिवेशनल स्पीच 5 मिनट में देंगे, जिनको बहुत ही शांतिपूर्वक सुनेंगे आप। धन्यवाद जी। गोपी रमन सर। हेलो जी, डीन साहब, सर संबोधन शुरू किया जाए सर। आवाज नहीं आ रही है रघु सर का। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? हमारी आवाज जा रही है? जी जी सर, आ रही है पूरा। थैंक यू। सर्वप्रथम समाज विज्ञान के डीन के रूप में इस आयोजन में सम्मिलित सभी सदस्य जन को हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन। सर्वप्रथम आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर विजय कुमार यादव साहब, जो अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं, मिथिला विश्वविद्यालय के एक कर्मठ स्टेट ऑफिसर हैं, और एक नए पद से फिर वो सुशोभित हुए हैं बीएसडब्ल्यू के रूप में, छात्र कल्याण अध्यक्ष के रूप में। यह सब सर आपके लगन कार्यशैली का प्रतीक है, जो विश्वविद्यालय आपको इस लायक समझती है और जिम्मेदारी दी जा रही है।
इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। इस समारोह में पधारे भूतपूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु बाबू, विभाग के युवा तेजस्वी शिक्षक रंजन बाबू एवं अन्य शिक्षकगण, और सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए यह आयोजन हुआ है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स पार्ट फर्स्ट के छात्र छात्राएं। बच्चों, आपका जो आज से अर्थशास्त्र में केंद्रीयकृत वर्ग चलने जा रहा है, इसका श्रेय परम आदरणीय माननीय सिंह साहब, माननीय प्रति कुलपति डॉली सिन्हा साहिबा एवं हमारे आदरणीय कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब को जितना कहूं वो कम होगा। यह सोच केंद्रीयकृत वर्ग का माननीय प्रतिकुलपति के मस्तिष्क में आया, जो स्नातकोत्तर प्रथम खंड के एसीसी 1, एसीसी 2, फिर पार्ट थर्ड के जीएस से प्रारंभ होते हुए सभी विषयों में उनकी जो परिकल्पना थी, जिसको कि माननीय कुलपति महोदय ने तहे दिल से स्वीकार किया और आदेश दिया, और फिर कुल सचिव महोदय ने उसको कार्य के रूप में परिणति दी। फिर विजय बाबू ने एक प्रोग्राम के तहत आपको आज से वर्ग प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज के एक दो शिक्षक आपको अर्थशास्त्र उत्तर पढ़ेंगे मिलत कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, विद्वान विद्यालय के सभी अच्छे शिक्षकों का आपको लाभ मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। इसीलिए संकायाध्यक्ष के रूप में मेरा आप बच्चों से अनुरोध होगा कि आप तन्मयता से घर में रहते हुए दो वर्ग आपको चलेंगे, दोनों वर्ग का आप आनंद लें, और जब वर्ग समाप्त हो तो यदि कोई आपको कोई शंका रह जाए, किसी बात को नहीं समझ पाए, तो अपने शिक्षक से पूछें और खंडन कर लें। लेकिन बच्चों, मैं आपको बतला दूं, आप घर में भी जब इस माध्यम से जुड़े तो उतने काल तक अपने घर के उस कोने को आप एकदम समझ ऐसा बना दें जैसे कि आप क्लासरूम में हैं, तब आपको 100% लाभ मिलेगा। और मेरा आपसे अनुरोध होगा कि वर्ग में जब आप बैठें तो आपके हाथ में एक अच्छी कॉपी रहनी चाहिए, एक अच्छी कलम रहनी चाहिए, ताकि हमारे शिक्षक जो आपको बतलाएंगे आप उसको नोट करेंगे। फिर हर पत्र का एक टेक्स्ट बुक आप जरूर ले लेंगे, और इससे क्या होगा कि आपको नोट बनाने में काफी सुविधा होगी। इस तरह मैं पुनः आप सबों को इस वर्ग में तन्मयता से जुड़ने के लिए शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। भगवान
इस कोरोना महामारी में भी आपको ज्ञान मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए विश्वविद्यालय तत्पर है। अब तो आपके विभागाध्यक्ष ही छात्र कल्याण के अध्यक्ष हो गए हैं। अब छात्र के हित में इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए मैं विजय बाबू से विशेष उम्मीद रखूंगा कि वो छात्र हित में अपने एनर्जी को सदुपयोग करें और हमारे विद्यार्थी से लाभान्वित हों। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, मेरे छात्रों को बहुत ही प्रोत्साहित किया, इसके लिए। अब मैं हिमांशु शेखर जी से यदि ज्वाइन किए हैं पिछले सब के लिए मोटिवेशनल सब बोलेंगे। हाँ, धन्यवाद। मैं आज के इस डिग्री 1 की जो कक्षा प्रारंभ हुई है सेंट्रलाइज्ड पूरे विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के लिए, सभी अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए, इसमें जो मेरे विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर विजय कुमार यादव जी हैं, मैं सर्वप्रथम उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में इस कार्य का संपादन प्रारंभ हुआ है और उनके गतिशील नेतृत्व में आप लोगों का ये वर्ग जो है वो सफलताओं के उत्कर्ष को छुएगा, इसकी मैं कामना करता हूं। माननीय विजय कुमार यादव जी एक अच्छे एकेडमिशियन हैं, काफी सफल प्रशासक हैं और उनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। विश्वविद्यालय के बहुत सारे विभागों की जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं और यहां भी उन्होंने बड़े ही सफलता से आप लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षा को शुभारंभ किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं मिथिला विश्वविद्यालय के सोशल साइंस के डीन प्रोफेसर राधा रमन प्रसाद सिंह जी के प्रति अपनी सारी की सारी शुभकामनाएं कि उनके कुशल नेतृत्व में समाज शास्त्र संकाय, सोशल साइंस संकाय के सभी विभागों का जो वर्ग संचालन है ऑनलाइन, वो काफी द्रुत गति से सफलतापूर्वक और छात्रों के व्यापक हित में चल रहा है। इसके लिए मैं अपने डीन सोशल साइंस को जितना भी आभार दूं, जितना भी धन्यवाद ज्ञापित करूं, जितना भी मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करूं, वो कम है। वो पहले से भी काफी सफल शिक्षक के रूप में शुरू से जाने जाते रहे हैं। सोशल साइंस, समाज शास्त्र के माने हुए विद्वान हैं और अपनी विद्वता से वे हम सबों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसके लिए मैं डीन साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं विभाग के डायनामिक शिक्षक श्री प्रतांति भंजन जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। गणितीय अर्थशास्त्र के अच्छे विद्वान हैं और उनके प्रयास से स्नातकोत्तर के छात्रों को, साथ ही साथ आप छात्रों को भी अधिक से अधिक जो है लाभ मिल रहा है और आगे भी लाभ मिलेगा। इसलिए प्रतांति भंजन जी को धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के इस ऑनलाइन कक्षा के रिसोर्स पर्सन के प्रति, वो सुनील जी के प्रति
फिर मनोज जी के प्रति, ये सभी काफी ही योग्य, कुशल, कर्मठ और विद्वान शिक्षक हैं। इनके विद्वता का आप सभी छात्रों को सेंट्रलाइज्ड रूप से लाभ मिलने जा रहा है, इसलिए इन दोनों ही शिक्षकों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं रघुवर जी को, जिनके प्रयास से ये टेक्निकल कार्यों का संचालन हो रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी छात्र छात्राओं को जो इस ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हुए हैं, और आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। अर्थशास्त्र, और मैं सबसे पहले तो माननीय कुलपति महोदय मिथिला विश्वविद्यालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आगे आके ये सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत न मात्र पीजी के छात्र छात्राओं के लिए, बल्कि आप सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हर एक विषय के छात्र छात्राओं को केंद्रीयकृत ढंग से ऑनलाइन शिक्षा देने की व्यवस्था उनके कुशल नेतृत्व में हुआ है। इसके लिए उनके प्रति जितना भी आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय की माननीय प्रतिकुलपति मैडम डॉली सिन्हा जी के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि बातचीत से अभी पता ही चला है कि ये माननीय प्रतिकुलपति महोदया के मस्तिष्क की उपज है, जिसके माध्यम से आप सबों को संपूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से अपने विषय पर गहन जानकारी के लिए विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी एक से एक योग्य शिक्षकों की सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा का लाभ दिया जा रहा है। और ऐसे में सही ही ये प्रतीत होता है कि आपदा में अवसर, जिस तरह से कोविड ने हम लोगों को प्रभावित किया है, जिस तरह से पूरे मानव जाति के लिए इसने जो है एक भयंकर आपदा साबित किया है। हर कोई, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति इस कोविड में बचा होगा जिसने अपनों को नहीं खोया है। मेरे परिवार के एक से एक जो माने हुए लोग रहे हैं, मैं खुद उससे आहत हूं। मेरे बड़े भाई जो कि 1966 बैच के आईपीएस थे, फिर उसके बाद अन्य सेवाओं में भी वो अपनी सेवा दिए, उनकी मौत हुई है इस कोविड से। मेरी भाभी की मौत हुई है। मेरे एक और भाई डॉक्टर थे, माने हुए सर्जन थे, उनकी मौत हुई है। इस तरह से कोई भी शायद ही परिवार है जिस परिवार में इसने जो है कोई दशा नहीं है और उसको आहत नहीं किया है, हताहत नहीं किया है। और इस आपदा में अवसर के रूप में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है, ये काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं माननीय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार यादव जी के प्रति, प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद जी, डीन स्टूडेंट्स, डीन सोशल साइंसेज, और फिर प्रशांति भंजन जी के प्रति, माननीय कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह साहब जी के प्रति, माननीय प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उनके इस प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है। अर्थशास्त्र तो चाहे पढ़ने के लिए ये समाज विज्ञान का विषय है, लेकिन ये तो सबसे आगे चलने वाला विषय है। अर्थव्यवस्था के बगैर कुछ भी नहीं है। और वैसी स्थिति में कोई भी विषय हो, कोई भी लोग है, समाज में किसी भी वर्ग से आने वाला व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो,
कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसकी जो व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था पर टिकी होती है। इसलिए अर्थशास्त्र का जितना ही गहन रूप से आप सभी अध्ययन करेंगे, अर्थशास्त्र को सीखेंगे, उतनी ही आप सफल होंगे, जीवन में सफल होंगे, अपने विषय पर आपकी पकड़ होगी, आप बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। इसलिए आप सबों को काफी अधिक मेरी ओर से जो है वो अभिनंदन है, काफी अधिक आप लोगों को इसके लिए मैं जो है सो स्वागत करता हूं। जो सभी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर ऑनलाइन कक्षा का लाभ उठा रहे हैं कि बेहतर से बेहतर शिक्षकों के द्वारा जो शिक्षा आपको दी जा रही है उसका आप जो है बेहतर ढंग से लाभ उठावें और अपने ज्ञान को बढ़ावें। मैं इन्हीं थोड़ी सी बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और जो भी लोग जिनका भी मैं आभार नहीं व्यक्त कर पाया हूं उनके प्रति भी मैं इस कार्यक्रम के शुरुआत के लिए बार बार अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपदा में अवसर। ऑनलाइन क्लासेस छात्रों के लिए ये कोविड-19 पेंडेमिक में एक अवसर के रूप में ही है। तब पुनः मैं सभी डीन साहब को, विभागाध्यक्ष को, भैरचंद जी को, सभी को मैं अभिवादन करते हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज के जो छात्रों, मैं एक बात बता दूं कि प्रत्येक दिन 11 बजे से 12 बजे तक और 12:15 से 1:15 बजे तक 2 क्लासेस आपका प्रतिदिन वर्किंग डे में होगा। कृपया उसको हमेशा ज्वाइन करेंगे। विभिन्न महाविद्यालयों के विभिन्न शिक्षकों के द्वारा ये क्लास ली जाएगी। आज के जो रिसोर्स पर्सन है प्रथम पाली के डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं, जो एएनडी कॉलेज में है, इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और दूसरे एसोसिएट प्रोफेसर मनोज कुमार जी हैं जो एपीएसएम कॉलेज बरौनी में है, जो जिनका सेकेंड सीटिंग में है। तो अब मैं सुनील बाबू से आग्रह करता हूं कि अब क्लास प्रारंभ करें आज, और समय का ध्यान रखते हुए जितना मैक्सिमम हो बच्चे को इस कोविड पैंडेमिक में अपना ज्ञान देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। सुनील, हाँ जी, सुनील बाबू वर्ग प्रारंभ की है। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को दिल से हार्दिक प्रणाम करता हूं। प्रति कुलपति महोदया, उनके द्वारा और रजिस्ट्रार साहब और हमारे जुझारू एवं रिस्पेक्टेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीजी डिपार्टमेंट विजय बाबू को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर सुनील कुमार आरबीएस कॉलेज इंदौर में पोस्टेड हेड हूँ इकोनॉमिक्स का, और मैं आपका सर्वप्रथम आज स्वागत करता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग 2 पेपर में से पहला पेपर स्टार्ट करेंगे। तो पहला पेपर हमारा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सर के आदेश से मैं क्लास को स्टार्ट करने की इच्छा चाहता हूँ। आदेश है सर? चलिए शुरू किया जाए। ठीक सर, हमारा सबसे प्रथम सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जो है अलग अलग, आप सब बच्चों का हार्दिक अभिनंदन जो आज जो है मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्ट किए गए सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्लास में आप उपस्थित हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस क्लास से काफी ज्यादा लाभ लेंगे। हम लोग का सबसे पहला आज जो टॉपिक है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो आज मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आप कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करूं, क्योंकि आज के डेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंबाइन इस्तेमाल होता है।
तो हम लोग जो है इसके ऊपर कोशिश करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स है तो ऐसे सोशल साइंस का सब्जेक्ट, लेकिन सोशल साइंस में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे टॉप क्लास का ये पेपर गिनती होता है और हमारे बिहार से बाहर इसे जहां भी आप जाएंगे वहां पर इसे साइंस की उपाधि में, साइंस स्ट्रीम में रखा जाता है। तो आप जो पेपर पढ़ रहे हैं उसमें आपको हमेशा याद रखना है, आप उस पेपर को पढ़ने समय गर्व महसूस करें कि आप सबसे अच्छा पेपर पढ़ रहे हैं। और आज के टाइम में बिना इकोनॉमिक्स के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएंगे, चाहे आप कमीशन की तैयारी करते हो या कहीं भी आप चले जाएंगे, आपका हर जगह इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है आइकस और दूसरा है नेमिन। दो शब्दों से ग्रीक वर्ड, अधिकतर जो इंग्लिश ओरिजिन के शब्द हैं, अधिकतर जो इकोनॉमिक्स में लिए गए शब्द हैं वो ग्रीक ओरिजिन के आए, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आइकस जिसका मतलब होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू, और दूसरा होता है नेमिन। नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना। दोनों शब्दों को अगर मिला दिया जाए तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है डोमेस्टिक मैनेजमेंट, घर को मैनेज करना। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपने घर की अगर एक बात करें तो चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, हम सभी अपने घरों को मैनेज करते हैं, हमारे अपने पेरेंट्स घरों को मैनेज करते हैं और हर घर में हमें बजट बनाने की जरूरत पड़ती है। और इस पेंडेमिक कोरोना काल में तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है पैसा और इकोनॉमिक्स, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ ही रहा होगा कि हर घर में बड़े से बड़े लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। बजट गड़बड़ाने का मतलब, अगर हम बजट की केवल बात करें तो आमदनी और खर्चे का जो हिसाब किताब लगाया जाता है उसको बजट बनाते हैं। तो इतना तो आप हमसे एग्री करेंगे कि चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, दोनों जगह बजट बनाया जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर व्यक्ति को है, हर स्टूडेंट को है, हर नागरिक को है। इकोनॉमिक्स अगर हमें पढ़ना है तो कुछ लोगों का डेफिनेशन हमें, कुछ लोगों का हमको व्याख्या लेना होगा। सर्वप्रथम जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, एडम स्मिथ के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसके बाद हम मार्शल के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रॉबिन्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। समय हमारे पास उतना नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा समझाने का कि मैं ये सारी चीजें क्या है। सर्वप्रथम हम एडम स्मिथ के डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देंगे, जिनके डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन की उपाधि दी गई। अगर सीधे शब्दों में बताया जाए तो उनके द्वारा जो दिया गया डेफिनेशन है, व्याख्या है, वो ये कहता है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इनका यहाँ पर आपका पिक्चर भी आप देख सकते हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनके द्वारा दिया गया जो डेफिनेशन है वो सर्वप्रथम माना जाता है और इनके बाद ही और भी लोगों ने डेफिनेशन दिया, व्याख्या दिया, जो उसमें ऐड करता इकोनॉमिक्स में चला गया। इनके द्वारा दिया गया डेफिनेशन को ही सबसे पहला डेफिनेशन जो है माना जाता है। और भी लोगों ने दिया लेकिन शुरुआत से मेन मानी जाती है। इनका जैसा कि मैंने व्याख्या बताया, इनकी व्याख्या में इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। एडम स्मिथ ये मानते थे कि इंसान जो काम करता है उसका प्रमुख मुख्य वजह, मुख्य मोटिव पैसा कमाना होता है, ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति एकत्रित करना होता है, वेल्थ इकट्ठा करना होता है। इसीलिए इनके व्याख्या को वेल्थ डेफिनेशन का नाम दे दिया। जैसे इनका हम देख सकते हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो हमें ये बताता है कि कैसे उत्पादन करना है, कैसे उपभोग करना है, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है और कैसे इसको बांटना है। इन सब के पीछे उनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा धन या संपत्ति को अर्जित करना। इनके डेफिनेशन में
धन को, संपत्ति को सर्वप्रथम जो है मोटिव दिया गया, सबसे मेन जो है मकसद बताया गया। तो सवाल किया जाता है कि आखिरकार जो इंसान काम करता है उसके पीछे तो मेन मोटिव पैसा ही कमाना है, धन ही एकत्रित करना है। तो इनका डेफिनेशन आगे जाकर रिजेक्ट क्यों हो गया, इनका डेफिनेशन को क्यों खत्म कर दिया गया, इनके डेफिनेशन को अब क्यों नहीं यूज किया जाता? तो इसके पीछे जवाब यह है कि इनके डेफिनेशन के अनुसार, इनकी व्याख्या के अनुसार जो इकोनॉमिक्स है वो केवल वेल्थ के बारे में बताता है। इनके अनुसार इंसान का एकमात्र काम जो है वो पैसा कमाना है। लेकिन हर हालत में ये सच नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इंसान का मुख्य मकसद पैसा कमाना होता है, लेकिन हर समय उसका मकसद पैसा कमाना हो, हर समय वो केवल पैसे के पीछे भागे, ये सच नहीं। जैसे एक नॉर्मल आदमी 10 से 5 का ड्यूटी करता है, मान लेते हैं बैंक में जो है वो मैनेजर की ड्यूटी करता है, क्लर्क की ड्यूटी करता है, तो वहां पर वो काम करता है, वहां पर वो आर्थिक क्रिया करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, वहां पर उसका मकसद बिल्कुल पैसा कमाना है। लेकिन आप जानते हैं 10 बजे से पहले वो अपने परिवार के साथ रहता है और शाम में अपना ड्यूटी पूरा करने के बाद वो अपने परिवार में रहता है। परिवार में भी बहुत सारा काम करता है, अपनी पत्नी का हाथ बटाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ये सारा काम तो ये सारा काम पैसा कमाने के लिए नहीं होता। इसलिए ये सही है कि इकोनॉमिक्स में या अर्थ जो भी व्यक्ति काम करता है उसका मुख्य मकसद पैसा कमाना हो सकता है, लेकिन पैसा अपने आप में सब कुछ नहीं। याद रखना है, पैसा सिर्फ एक माध्यम है जो हमें सुख देता है। अगर हमारे पास पैसा है काफी, बट हम उस पैसे को यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो पैसा हमारे कोई काम नहीं। पैसे का इंपॉर्टेंस कितना है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि पैसा ही सब कुछ है, तो ये सब सही नहीं। आपको रूम भरकर पैसा दे दिया जाए, नोट दे दिया जाए, बट आपको कहा जाए कि आप इसको खर्च नहीं कर सकते, तो वो पैसा आपका कोई काम नहीं। जिस तरीके से नोटबंदी के बाद 1000 रुपया का नोट अगर आपको मैं लाकर दे दूं, तो वो नोट आपके कोई काम का नहीं। क्यों नोट काम का नहीं है? क्योंकि वो नोट अब एक्सेप्टेबल नहीं। याद रखना है, कोई भी वेल्थ, कोई भी संपत्ति इंसान के लिए तभी काम का होता है जब इंसान उसको यूज कर सकता है, उसको दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर सकता है। अगर वो वस्तु इंसान को, अगर पैसा दूसरी वस्तु में कन्वर्ट नहीं होता है, नहीं बदला जाता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं। जैसे पुराना 500 का नोट और 1000 का नोट, जो पहले तो पैसा था, लेकिन सरकार ने जब उसका लीगल टेंडर को समाप्त कर दिया तो वो कागज का टुकड़ा। इसीलिए एडम स्मिथ के डेफिनेशन को काफी जो है क्रिटिसाइज किया गया। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने उनको क्रिटिसाइज किया। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे अर्थशास्त्री जैसे रस्किन, कार्टेल, मैथ्यू आर्नल्ड ने इनके डेफिनेशन को बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया, बहुत ज्यादा बुरा वाला कहा, और इनके डेफिनेशन के साथ बहुत सारा टैग लग गया। बहुत सारी बातों से इनके डेफिनेशन का मजाक उड़ाया गया। जैसे कहा गया कि ये ब्रेड एंड बटर साइंस है, ये हमें सेल्फिश बनाता है। इनके डेफिनेशन में बहुत इल्जाम लगा कि अर्थशास्त्र इनके डेफिनेशन के अनुसार हमें सेल्फिश बनाता है, हमें मतलबी बनाता है और सिर्फ पैसे के बारे में सिखाता है। तीसरा, डार्क एंड डिस्मल साइड, ये हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि इनके डेफिनेशन से तो ऐसा लगता था कि रुपया, पैसा, धन संपत्ति ही सब कुछ है, जबकि सच बात यह है, आप ये हमसे एग्री करेंगे कि रुपया, पैसा, धन संपत्ति अपने आप में सब कुछ नहीं है। वो हर ऐशो आराम को पाने का केवल माध्यम, यानी वो मीन है, वो हर चीज अपने आप में, वो एंड नहीं। इसके लिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स में आपका वेल्थ जो है वो मीन है, मीडियम है, वो अपने आप में एंड नहीं है। इसीलिए इनके डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और इनके डेफिनेशन के बाद मार्शल का डेफिनेशन लिया जाता है। एल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन इनके द्वारा दिया गया। एल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ के डेफिनेशन में, एडम स्मिथ के व्याख्या में जो कमी थी, उस व्याख्या की कमी को दूर किया। मार्शल का मानना था कि रुपया, पैसा, धन संपत्ति इंसान के लिए जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है जब उसको वो यूज कर सकता है। तो मैंने बात कही, उसी बात को मार्शल वही बात को दोहराते हैं। उनका मानना था कि रुपया, पैसा, धन संपत्ति सिर्फ जो है हमें खुश करने का एक साधन है, वो अपने आप में सब कुछ नहीं। हालांकि इनका डेफिनेशन कुछ और है। डेफिनेशन क्या है वो आपके सामने। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। रोजमर्रा के लाइफ में इंसान जो काम करता है वो इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर है। यहाँ याद रखना है, रोजमर्रा के लाइफ में इंसान 2 तरह का काम करता है। मार्शल का जन्म कब हुआ था? मार्शल का जन्म जो है एडम स्मिथ के बाद जो है दिया गया था।
हेलो, कौन सा ईस्वी में? हेलो, कौन सा ईस्वी में हुआ था सर? लास्ट में जो है सवाल करेंगे, बीच में नहीं टोकेंगे, लास्ट में हम सारे सवालों का जवाब आपको डेट बाई डेट देंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं आपको जवाब दे दूंगा, लास्ट में, बीच में आपको टोकना नहीं। हाँ जी, जी, सब, हाँ समय कम है इसलिए बीच में पॉसिबल नहीं है। आप जो है, जो भी आपका प्रश्न का जवाब मैं इंडिविजुअली दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ। चलिए, तो मार्शल का ये मानना था, मार्शल जो है ये कहते थे कि इकोनॉमिक्स में जो है रोजमर्रा के लाइफ में जो इंसान काम करता है वही स्टडी जो है इकोनॉमिक्स का जो है स्टडी मैटर है। तो हम जानते हैं रोजमर्रा के लाइफ में इंसान दो तरह का काम करता है, एक हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको आर्थिक क्रिया कहते हैं, और दूसरी गैर आर्थिक क्रिया कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप अच्छी तरह जानते हैं, एक एक शब्दों में, एक एक लाइन में अगर सुन लीजिए तो जिस काम को करने के पीछे मोटिव हमारा पैसा कमाना होता है, जिस काम को करने से इनकम जनरेट होता है, पैसा आता है, उस काम को हम आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जिस काम को करने से हमें पैसा नहीं आता है, या जनरल शब्दों में कहा जाता है कि जिस काम को करने के पीछे मकसद पैसा कमाना नहीं है, उस काम को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। एडम स्मिथ के बाद मार्शल ने जो अपना इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया या इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में बताया, उसमें उन्होंने आर्थिक क्रिया के बारे में ज्यादा जोर दिया। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र में जो है आर्थिक क्रियाओं के बारे में चर्चा होती है। अच्छा, मार्शल का मेन बात जो था मटेरियल थिंग्स के ऊपर, उनका मानना था कि इंसान को संतुष्ट वस्तुएं कर सकती है। इनके डेफिनेशन में भी कमियां निकाली जाती हैं कि उन्होंने सर्विसेज को इग्नोर किया, सेवाओं को इग्नोर किया। मतलब उनका मानना था कि कोई वस्तु है तो अगर वो इंसान को ज्यादा संतुष्ट कर सकती है, बट वहां पर वो सेवा को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इनका डेफिनेशन भी संपूर्ण नहीं माना जाता है। हालांकि कोई भी इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आज तक संपूर्ण नहीं है, लेकिन जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे इन सारे अर्थशास्त्रियों का हम जो है डेफिनेशन पढ़ के इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। आगे इनके डेफिनेशन में है, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल and social action which is most closely concerned with the attainment of use of material requisite of well-being। देखिए, जो हमने कहा था वो लाइन आपका आ गई। मटेरियल requisite का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम मतलब जो है कंज्यूम कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है मटेरियल requisite, ये किसी वस्तु से, कोई छुए जाने वाली वस्तु से ये डिनोट करता है। तो इनका मानना था कि इंसान को जो है कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम छू सकते हैं वही संतुष्ट कर सकता है। तो ये डेफिनेशन इनका है। हालांकि इनके डेफिनेशन की कमी, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने सर्विस को जो है इग्नोर कर दिया, इसलिए इनका डेफिनेशन से बेहतर डेफिनेशन आगे की जरूरत है। इनका डेफिनेशन भी आगे जाकर किया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है शॉर्ट में रॉबिन्स का भी डेफिनेशन कहेंगे। इनका डेफिनेशन जो है तीनों डेफिनेशंस में बेहतर माना जाता है, क्योंकि इनका डेफिनेशन एक बहुत फंडामेंटल चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो जिस चीज को हम लोग स्कार्सिटी कहते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊं, इनके द्वारा पब्लिश की गई बुक 1932 में आई थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1932 में ये किताब पब्लिश हुई। तो इस किताब में इन्होंने कहा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। यहां देखिए दो नए शब्द आ गए, इसी दो शब्द के ऊपर पूरा इनका डेफिनेशन बेस्ड। यहां जो वर्ड स्कार्स है, स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज की कमी, और जो हम स्कार्सिटी, इनफैक्ट जो हम आगे बताएंगे आपको, स्कार्सिटी वर्ड जो है, जो हम लोग को आगे भी पढ़ना है, इसी के ऊपर पूरा इकोनॉमिक्स माना जाता है। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी। हम जानते हैं इंसान की आवश्यकताएं अनंत हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इंसान की आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन उनको जो प्राप्त करने के साधन है, जो उनका प्राप्त करने का रिसोर्स है, वो लिमिटेड होता है। वो हर व्यक्ति के सेंस में हम लोग को पढ़ना है। जैसे शॉर्ट में, ऐसे तो और डिटेल है
अगले क्लास में, कल हमारा जो क्लास होगा इसमें स्कार्सिटी और हम सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने वाले हैं बहुत डिटेल। लेकिन स्कार्सिटी के बारे में अगर चर्चा करना हो तो हम लोग बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट लेवल से स्टार्ट किया जाए तो जब आपने 10th पास किया था तब आपके पास एक चॉइस आया था। यहाँ याद रखना है, दो शब्द होते हैं, स्कार्सिटी होता है और चॉइस होता है। चॉइस का मतलब होता है चुनाव करना। याद रखना है आपको चुनाव तभी करना होगा जब आप कभी स्कार्सिटी फेस करें, यानी कभी कोई चीज की कमी फेस करें। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी, चाहे वो समय की कमी हो, चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे वो संसाधन की कमी हो, किसी भी तरह का कमी। एक एग्जाम्पल से समझाया जाता है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल जो हर बच्चे को समझ में आ जाएगा। जैसे जब आप 10th पास करते हैं तो आपके पास चॉइस आता है कि आप आर्ट्स चुने, कॉमर्स चुने या साइंस चुने। तो आप इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। फिलहाल अभी बातें हो रही हैं कि साइंस वाला बच्चा इकोनॉमिक्स भी पढ़ेगा और साइकोलॉजी भी पढ़ेगा, वो आगे जाएगा। नई शिक्षा नीति में ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो आपके पास चॉइस होता है कि साइंस चुने, आर्ट्स चुने या कॉमर्स चुने। तो आपको किसी ना किसी एक चीज की कमी बच्चे के रूप में जरूर, स्टूडेंट के रूप में जरूर फेस करना हो। या तो आपका मार्क्स कम होगा, आप बोलेंगे नहीं सर मेरा मार्क्स बहुत अच्छा था, हम मान लेते हैं। फिर आपको हो सकता है कि बोलेंगे कि सर मार्क्स अगर कम था तो हो सकता है आपके पास पैसे की कमी हो, यानी आपके पास जो है इतना पैसा आपके पेरेंट्स के पास नहीं हो कि जो है वो पैसा जो है वो आपको बड़े स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में या XYZ जगह पर आपको दाखिला करवा सके। आप कहेंगे नहीं, पैसे का भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरी बात तो आपको मानना ही पड़ेगा, टाइम आपके पास जो है स्कार्स, आप एक ही बार में तीनों कोर्स नहीं कर सकते। तीनों कोर्स आप जो है नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई एक ही कोर्स आपको चुनना पड़ता है और इसी एक कोर्स को चुनकर आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक लेवल और आगे बढ़े तो 10+2 जब आपने एग्जाम पास किया तब आपके पास चॉइस आया कि आप कोई भी आप जो है स्ट्रीम चुन सकते हैं। तब आपके पास था कि क्या साइंस आपको आगे जाना है, बीएससी करना है, आपने जैसे बीए इकोनॉमिक्स चुना। उसके बाद चॉइस आता है कि बीकॉम करना है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप लकी हैं कि आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। तब आपके पास फिर चॉइस आता था, फिर चॉइस आया तो उस समय आपको चुनना था या तो फिर अगेन मार्क्स की कमी थी या फिर पैसे की कमी थी। तीसरा तो आपको मानना ही होगा, अगर पहला दो नहीं मानेंगे, आपके पास समय की कमी। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, कल के डेट में आप अच्छे कॉलेज से, आप सभी अच्छे कॉलेजेस से पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेजेस से आप पढ़ के ग्रेजुएट होते हैं, फिर आप मास्टर्स करते हैं या कहीं और जाते हैं। आप अच्छे कॉलेज से जाएंगे, अगर आप लकी हैं तो आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारी कंपनियां आएंगी तो वो जो है आकर आपको जो है ले जाएंगी, आपका इंटरव्यू लेंगी और अगर आपका मेरिट है तो आप जो है चुने जाएंगे। उस समय भी आपसे जो है सवाल होगा कि क्या आप सारी कंपनियों में नौकरी कर लेंगे या कोई एक कंपनी में नौकरी करेंगे। तो नेचुरली आपका सवाल होगा कि केवल एक कंपनी में आप लोग नौकरी करेंगे, ये याद रखना। तो एक स्कार्सिटी हर जगह है। अगर एक लेवल और ऊपर अगर हम जाएं तो एक लेवल अगर और ऊपर हम जाते हैं तो हम अपने आपके परिवार की बात करते हैं। जैसा कि हम स्टार्ट करने के समय बताए थे कि अगर आप परिवार में आप हैं तो अनलेस आपके पास नोट छापने का मशीन है जो किसी के पास नहीं होता है, आपके परिवार में बजट जरूर बनता है। बजट क्या होता है? तो बजट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब जो लगाया जाता है उसको बजट कहा जाता है। तो आमदनी और खर्चे के हिसाब किताब को बजट कहा जाता है। और ये चीज तो इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं, ये कहावत है और ये चीज आप मानेंगे कि जिस व्यक्ति का कितना भी इनकम क्यों ना हो, इकोनॉमिक्स में एक नियम है कि किसी व्यक्ति का इनकम कितना भी होता है, खर्चा उसका उसी हिसाब से। आप जहां रह रहे हैं उसके आसपास ऐसे लोग भी होंगे जिनका लाखों रुपया महीना का इनकम, उनको भी स्कार्सिटी फेस करना पड़ता है। और ऐसे लोग भी होंगे जिनको हैंड टू माउथ कहा जाता है, जो बेयर नेसेसिटी के लिए तरसते होंगे, जो दिन भर में 100 रुपया भी नहीं कमाते होंगे। तो 100 रुपया वाले को भी स्कार्सिटी फेस करना है और लाखों रुपया महीना वाले को भी स्कार्सिटी फेस करना है। आप बोलेंगे कि सर जो लाखों रुपया कमा रहा है उसके लिए क्या प्रॉब्लम? जो लाखों रुपया कमा रहा है वो ज्यादा बेचैन है क्योंकि उसको अपना लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। अगर वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करेगा तो वो ज्यादा बेचैन होता है। हमेशा याद रखना है, अभी जो हम बता रहे थे कि पैसा अपने आप में सब कुछ नहीं है, ये हमेशा आप याद रखिए एज स्टूडेंट कि पैसा आपके लिए उसी तक उतना ही इंपॉर्टेंट है। पैसा आपके पास उतना ही रहना चाहिए जितना आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं।
अगर आपको खर्च करने का टाइम नहीं है तो वो पैसा आपके कोई यूज का नहीं है, वो पैसा आपका कोई और ले जाएगा, वो पैसा जो है आप इधर उधर आपका खर्च हो जाएगा। इसलिए इनका डेफिनेशन को सबसे बेहतर माना जाता है। परिवार में जो बजट बनाया जाता है उसमें क्या होता है कि इतना पैसा आपकी पढ़ाई पर खर्च होगा, इतना पैसा जो है किराने वाले का बिल होगा, इतना पैसा वाले जो है अगर आप किराए के मकान में हैं तो किराया आपको देना है, और इस तरह का बाकी खर्चा होता है। और ये सारा खर्चा पहले से तय रहता है। लेकिन देख लीजिए जब पैंडेमिक आ गया तो सारा खर्चा को काट करके अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ गया तो उसके ऊपर ये पैसा लगाया गया। क्यों? तो मेरा सवाल है कि सारा पैसा को काटने का, इकट्ठा करने का क्या जरूरत था? तो जरूरत यह था कि पैसा परिवार के पास सीमित था, स्कार्स था, और उस समय परिवार का पहला प्रायोरिटी होता है कि अगर किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसको पहले देना। सारा काम क्यों नहीं एक साथ हो सकता? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा क्यों ना कमाता है, उसके पास हमेशा उसकी स्कार्सिटी रहती। अगर स्कार्सिटी नहीं रहती तो आपको नहीं होता। आपको भी अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से, आपने भी किसी चीज का मांग किया होगा, मोबाइल या गाड़ियां या कुछ भी, तो आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये जरूर सुनने में आया होगा कि बेटा इस महीने नहीं, अगले महीने, अभी पैसे का दिक्कत है। तो ये लाइन क्यों सुनने में आपको आता है? आपके पेरेंट्स को शौक नहीं है कि वो आपको टाले, आपके पेरेंट्स को शौक है कि आपके मुंह से निकलने से पहले वो आपको वो वस्तु दे, बट उनको वो क्या फेस करना पड़ता है? स्कार्सिटी। और आपके पेरेंट्स को स्कार्सिटी को देखते हुए प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है। यही इकोनॉमिक्स का मेन चीज, प्रायोरिटी सेट करना कि पहले क्या जरूरी है और बाद में किसको हम कर सकते हैं। यही चीज देश के साथ भी होता है। पूरे देश के लिए भी बजट बनाया जाता है, इसमें सरकार अपने लिमिटेड इनकम को देखते हुए खर्चा करती है। सरकार के पास, याद रखना है, 1 रुपया अपना नहीं, वो सारा पैसा हम टैक्स पेयर्स का पैसा है। अगर टैक्स पेयर्स अगर जो है पे नहीं करेंगे तो सरकार के पास कोई पैसा नहीं, 1 रुपया सरकार का अपना नहीं। इसलिए सरकार भी अगर 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना चाहती है तो सरकार को उसके लिए प्रोविजन करना पड़ता है, नया टैक्स लगाना पड़ता है, नया नोट छापना पड़ता है, या कर्ज लेना पड़ता है। सरकार को भी स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है। आई होप आपको स्कार्सिटी और चॉइस का थोड़ा बहुत ही आइडिया हो गया होगा। ऐसे ये डिटेल हम लोग को कल तो और पढ़ना ही है, तो हम लोग ये काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर में तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, स्कोप में ये 4 चीजें हम लोग मोटा मोटी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है या दोनों है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस, आदर्शवादी है या यथार्थवादी, ये पढ़ेंगे। और फिर आगे पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है कि क्या है, एक एक करके। तो जैसा कि यहां पर ध्यान से देना है, सब्जेक्ट मैटर, इकोनॉमिक्स इतना बड़ा पेपर है, इसका सब्जेक्ट मैटर इतना ज्यादा व्यापक है कि इसके ऊपर एक मत नहीं। अलग अलग लोगों ने इसको अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया। 3 डेफिनेशन तो अभी मैंने आपको बताया, 3 डेफिनेशन के बारे में जानकारी आपको दी कि अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से अपना इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए आ रहे हैं। The subject matter of economics is also not free from controversy. इकोनॉमिक्स का जो स्टडी मैटर है वो कॉन्ट्रोवर्सल है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग हिसाब से। कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब होता है जब एक मत नहीं होता, कोई व्यक्ति कोई एक बात को रखता है, दूसरा उस व्यक्ति को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, उससे वो सहमत नहीं होता। जैसे ये ह्यूमन टेंडेंसी। लेकिन फिर भी मोटा मोटी अगर हम कहें तो इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर ये, इसमें all those human being economic activities made for making choices among scarce resources to allocate them for present and future, aiming all maximizing the gain possible are the subject matter of economics. यानी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड वो सारी आर्थिक क्रियाएं, इंसान से रिलेटेड वो सारी आर्थिक क्रियाएं जो इंसान अपने स्कार्स रिसोर्सेज, देखो फिर स्कार्सिटी आ गई, इंसान जो स्कार्स रिसोर्सेज का पूरा यूज करते हुए चॉइस करता है। चॉइस अभी मैंने बताया क्यों करते हैं, चॉइस तभी होगा जब रिसोर्स स्कार्स, तो एलोकेट देम, उसको बांटता है। और बांटने में किस बात का ध्यान रखता है, अभी आपने मैंने बताया है, प्रायोरिटी वो सेट करता है, जो जरूरी होता है वो काम पहले करता है। और प्रायोरिटी केवल अभी के लिए ही नहीं करता, वो अभी की भी जरूरत का ध्यान रखता है और फ्यूचर की भी ध्यान रखता है। यानी अभी के लिए
सॉरी सर, बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जब पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ाइए, हम लोग को नोट्स भी करना है। तो ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ही मैं दे रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में इसका पीपीटी को आपको दे दूँ। हाँ ठीक है, एक मिनट, सभी एक बार बच्चे लोग कंफर्म करेंगे कि उनका आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक मिनट, नहीं आ रहा है सर अभी। एक मिनट, एक मिनट, HD मानना। हाँ सर, आने लगा। यस सर। जैसा कि हम बता रहे थे कि सब्जेक्ट मैटर क्योंकि जो है कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी देख लो इसमें स्कार्सिटी वाला जो रॉबिन्स वाला मैंने कहा था वो है। हर इंसान को जो है स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है और हर इंसान के सामने ये सवाल उठता है कि अगर उसके पास पैसा लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, मौका लिमिटेड है, तो उसका वो भरपूर इस्तेमाल कैसे करे। और स्कार्सिटी का अभी पेंडेमिक के टाइम में क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, तो ये बच्चा बच्चा जान रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई होगा जो अभी के डेट में स्कार्सिटी जिसको अपने घर में नहीं फेस करना होगा या उसके बारे में उसको पता नहीं चला होगा। बड़े से बड़े घरों में बजट हर व्यक्ति का गड़बड़ा गया है क्योंकि आमदनी सीमित है, बट खर्चा जो है पेंडेमिक के टाइम में काफी ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, जैसे मैं सरकार के बारे में बता रहा था कि सरकार अगर इस तरह का करती है, सरकार अगर हमारे लिए रिसोर्स करती है, जैसे भारत सरकार बड़ा बड़ा बजट बनाती है कि भाई भारत माला परियोजना चल रहा है जिसमें सारा रोड को कनेक्ट कर देना है, गोल्डन क्वाड्रेंगल का कंसेप्ट चल रहा है, फ्रीट कॉरिडोर पर काम चल रहा है, गंगा नदी पर आप देखते हैं इतने सारे पुल बन रहे हैं, सब जरूरी है। इसके अलावा और सारा काम होगा, लेकिन अभी देखो भारत सरकार का पूरा ध्यान क्या चीज के ऊपर है, मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर है कि पहले जान बचाना है। कहावत है जान है तो जहान, कि पहले जान बचाना है, इसलिए सारा भारत सरकार का पूरा ध्यान आपको जो है रिसोर्स को जो है मेडिकल फैसिलिटी पर लगाना है। देख लो अभी की जरूरत भी हमको पूरा करना है और फ्यूचर के लिए भी ध्यान देना। अभी जो आप टीकाकरण देख रहे हैं पेंडेमिक के टाइम में, ये फ्यूचर के लिए हो रहा है कि हम लोग तो ग्रसित हो ही गए, लेकिन अगर टीकाकरण अगर आप करवा लेंगे तो इसका जो है मौत का पैमाना कम हो जाएगा, रिस्क आपका कम हो जाएगा। 100% कोई टीका नहीं इफेक्टिव होता, लेकिन ये लगवाने के बाद आप काफी हद तक जो है इससे सुरक्षित हो जाएंगे। वही देखो लिखा हुआ है, एलोकेट देम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एमिंग ऑल मैक्सिमाइजिंग द गेन पॉसिबल आर द सब्जेक्ट मैटर। सभी के लिए एम करना है, याद रखना है, किसी एक के लिए एम नहीं करना है। हमें एक सेलेक्टेड व्यक्ति को नहीं लाभ पहुंचाना, हमको सबको लाभ पहुंचाना, हमको सबको गेन देना है, हमको सबको फायदा देना है। ये इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर, ये हम लोग पढ़ते हैं। इसको और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद जैसे पढ़ाया जाता है, पूछा जाता है कि क्या इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है या एक कला। तो इसके लिए आपको यह जानना होगा कि विज्ञान क्या होता है और कला क्या होता है। तो मैं ऐसे तो अगर हम आपको एक लाइन में बता दें तो इकोनॉमिक्स दोनों है, वो साइंस भी है आर्ट भी। साइंस इसलिए है, साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब जिसको एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम जो है नियम कानून पढ़ते हैं। साइंस का जो नियम है वो हर जगह टेस्ट हो सकता है। जैसे हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़े हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 के रेशियो में मिलाएंगे तो पानी बनेगा। तो ये पटना में भी बनेगा, ये दरभंगा में भी बनेगा, ये दिल्ली में भी बनेगा, ये अमेरिका में भी बनेगा। ये हर जगह टेस्टेड है, ऑब्जर्वेबल है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हर जगह टेस्टेड है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड जो आप पढ़े हैं, जो आप जानते हैं। जैसे बाकी सब चीज को स्थिर मानते हुए अगर कोई वस्तु महंगी होती है तो हम कम खरीदते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, अगर कोई वस्तु महंगी होगी तो बेचने वाला ज्यादा बेचेगा। इकोनॉमिक्स में भी लॉ है, लेकिन इकोनॉमिक्स याद रखना परफेक्ट साइंस नहीं है। इसलिए परफेक्ट साइंस नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स का जितना भी लॉ है वो परफेक्ट नहीं है, वो अजम्पशंस पर बेस्ड है। यही इकोनॉमिक्स को दुनिया का सबसे वास्ट पेपर बनाती है। इकोनॉमिक्स का कोई अंत नहीं है। इकोनॉमिक्स की यही कमी है कि इकोनॉमिक्स में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन यही इकोनॉमिक्स को सबसे वास्ट बनाती है कि नथिंग इज परफेक्ट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सुधार की गुंजाइश हमेशा है।
इसका कोई अंत नहीं है। जो आज घटनाएं आप देख रहे हैं वो इकोनॉमिक्स की पार्ट हो रही है। तो आप पेंडेमिक देख रहे हैं और इसका जो इकोनॉमी पर असर है, कल ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री का पार्ट होगा। जैसे आपके यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो आज जो आप पेंडेमिक देखते हैं वो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री का पार्ट है। ओके, इकोनॉमिक्स का एज अ साइंस हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ साइंस इन द सेंस दैट इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम साइंटिफिक स्टडी। यानी ये एक ऐसा सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसको साइंटिफिक स्टडी से, इसके ऊपर काफी ज्यादा स्टडी हुई है, मतलब इसके ऊपर जांच हुआ है, ऑब्जर्व किया है, टेस्ट हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, और तब जाकर इसको जो है लागू किया गया। इकोनॉमिक्स का जो नियम आप जानते हैं इसी तरीके से टेस्टेड है। बहुत सारे नियम और एडवांस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसको टेस्ट करके बताया जाएगा। सारा नियम नहीं, लेकिन बहुत सारा नियम जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे नियम कानून है जिसके बारे में जो है पढ़ाया जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स को जो है, इकोनॉमिक्स को माना जाता है कि इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। लेकिन परफेक्ट साइंस क्यों नहीं है? परफेक्ट साइंस इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है, जो नियम कानून है वो सारे असम्पशंस पर बेस्ड है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ेगा बाकी सब कांस्टेंट मानते हुए, तो एक खरीदार, एक ग्राहक कम खरीदे। लेकिन यहां पर हम मानते हैं कि उसका इनकम चेंज नहीं हो रहा है, उसका पसंद चेंज नहीं हो रहा है। तो ये सब असम्पशन लिया जाता है। अगर ये सब बदल जाएगा तो लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमिक साइंस तो है, लेकिन वो परफेक्ट साइंस नहीं। इसके बाद बोला जाता है कि क्या ये आर्ट है? तो आर्ट क्या है? एक साइंस याद रखना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस है, और उसी को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो आर्ट है। आर्ट को कला कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट टू बिकॉज एन आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड। आर्ट हमें यह बताता है कि अगर कोई ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, जैसे मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो अब मैं वही किताबें पढ़ के आया हूं शायद जो आप पढ़ के आए, और मेरे अलावा और बहुत सारे विद्वानों को आप पढ़ेंगे मेरे बाद। सारे विद्वान लगभग वही किताब, सारे विद्वान इकोनॉमिक्स का वही किताब पढ़ के आए हैं, एडम स्मिथ का वही डेफिनेशन पढ़ के आए, लेकिन मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके से पढ़ाएंगे। वो सारे अपने अपनी जगह विद्वान हैं, सबका अपना पढ़ाने का तरीका। तो मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है किताबों से, वो एक तरह का साइंस है, लेकिन जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, वो आर्ट है। डॉक्टर अगर कोई पढ़ाई करता है एमबीबीएस, तो सबको एमबीबीएस का ही डिग्री मिलता है, लेकिन कोई दो डॉक्टर का तरीका काम करने का एक नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। म्यूजिक सीख रहे हैं तो सब 7 स्वर ही सीखते हैं, कोई 8वां स्वर नहीं सीखता। लेकिन 8 स्वर सीखने के बाद, 7 स्वर सीखने के बाद हर आदमी अलग अलग तरह से गाता है, अपना बात को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करता है। तो इसलिए याद रखना है, सभी लोग सभी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। इसलिए आर्ट क्या है? जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है, जो साइंस में आप सीखते हैं या कहीं से सीखते हैं, जब उसको आप अप्लाई करते हैं लाइफ में, जब उसको लागू करते हैं, तो उसी को आर्ट कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स कभी केवल हमें यह नहीं सिखाता है, इकोनॉमिक्स में केवल जो है नियम ही नहीं बताता है, बल्कि उसका यूज भी बताता है कैसे लागू करना है। डेफिनेशन देखेंगे, इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट टू बिकॉज एन आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर अटेनमेंट ऑफ ए गिवन एंड। देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आगे आप पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का बहुत सारा ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत सारे ब्रांचेस हैं which provide practical guidance in the solution of economic problem। जैसे 2 मेजर ब्रांच इकोनॉमिक्स का माना जाता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में नहीं। सेकंड ईयर में आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही निकला। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि कल हमको बताना है, आगे इसी में भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को छोटे तौर पर बताता है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं या अपनी बात करूं, एक व्यक्ति की बात करूं, एज ए कंज्यूमर, एज ए प्रोड्यूसर, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। और हम पूरे देश का अगर बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, पूरे देश के लिए अगर बात कर रहे हैं, जैसे कुछ कॉमन टर्म है जो आप सुनते हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म। तो ये दोनों हम लोग पढ़ते हैं, और इसी आर्ट को यूज करके कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम प्राप्त करते हैं।
इट इज अ साइंस इन इट्स मेथडोलॉजी। बहुत अच्छा लाइन है, इस लाइन को आप याद कर लीजिए। इट इज अ साइंस इन इट्स मेथडोलॉजी एंड आर्ट इन इट्स एप्लीकेशन। सीखने के लिए ये साइंस है और अप्लाई करने के लिए ये आर्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब जल्दी से पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी बता देते हैं। एक होता है आदर्शवादी, एक होता है यथार्थवादी। हालांकि अगर एक लाइन में मुझे बताना हो तो इकोनॉमिक्स दोनों है। जिस तरह से इकोनॉमिक साइंस भी है, आर्ट भी है, उसी तरह इकोनॉमिक पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी। अगर कोई विषय, अगर कोई सब्जेक्ट केवल आपको सच्चाई बताता है, जैसे क्या है, जैसे एग्जांपल हम देते हैं, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। व्हाट वाज, क्या था? इंडिया वाज ए डेवलप्ड कंट्री बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक विकसित देश था, यह सच्चाई है। व्हाट वुड बी, क्या होगा? भारत आने वाले समय में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी 20-30 सालों में बनेगा। अभी भी वर्ल्ड का जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। और आने वाले समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा अगर हम जनसंख्या को नियंत्रित कर पाए और लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। तो ये सच है, ये फैक्ट है। अगर कोई सब्जेक्ट केवल आपको फैक्ट बताता है, जैसे क्या है, क्या था और क्या हो सकता है, तो उस सब्जेक्ट को पॉजिटिव सब्जेक्ट या पॉजिटिव साइंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, जो फैक्ट है। ये हो गया यथार्थवादी, ये हमको इस सच्चाई बता रहा है। और नॉर्मेटिव होता है आदर्शवादी। होना क्या चाहिए? तो होना यह चाहिए कि भारत को आज डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, भारत में गरीबी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। देखो लिखा हुआ है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है या बड़ा बुरा है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमें नैतिक शिक्षा, मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था। बड़ों का आदर करो, बड़ों का पैर छूइए, हमारी संस्कृति में है, ये हमें सिखाया जाता है। गुरु का प्रणाम करो, गुरु से ऊपर कोई नहीं है, ये हमें जो है शुरू से सिखाया गया है, नैतिक शिक्षा हमें दी गई है। तो ये हमारे संस्कार में है। आप मानिए नहीं मानिए, आप नहीं प्रणाम कीजिएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका अच्छा या बुरा उससे तय होता है। तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छाई या बुराई बताता है, ये होना चाहिए, उसको नॉर्मेटिव बोला जाता है। तो इकोनॉमिक्स में हमें यह भी बताया जाता है कि भारत एक डेवलप कंट्री होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक्स में तो आप दोनों देखते हैं। इसलिए इकोनॉमिक एक पॉजिटिव साइंस भी है और एक नॉर्मेटिव साइंस भी। अब उसके बाद माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जैसा कि मैंने बताया, दो वर्ड से मिलकर बना है। इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं। एक है माइक्रॉस, एक है मैक्रॉस। माइक आता है, इन लोगों को एसोसिएट किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अभी हमने जस्ट बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज करता है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है। तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक बिहेवियर को जब एक व्यक्ति विशेष के लिए हम पढ़ते हैं, छोटे तौर पर पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, एक व्यक्ति, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर। जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, प्राइस, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर। लेकिन जब पूरी इकोनॉमी के लिए हम पढ़ेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल एज ए होल। जैसे देखो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में एडी लिखते हैं। एग्रीगेट डिमांड को एडी लिखा जाता है शॉर्ट में, ब्लॉक लेटर में। यानी देश में जितने लोग हैं सबका डिमांड को जोड़ोगे तो वो एग्रीगेट डिमांड बने। इसी तरह से एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब ही होता है सम टोटल। एग्रीगेट सप्लाई, तो देश में जितना उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको अगर जोड़ते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई निकलता है। एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोला जाता है, इसको एएस लिखते हैं। जीडीपी, ये तो खूब सुने होंगे, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, जीडीपी। ये क्या होता है? तो एक अकाउंटिंग ईयर में, जैसे अभी अकाउंटिंग ईयर 21-22, एक अकाउंटिंग ईयर में आपके देश में जितनी वस्तुएं बनती हैं
जितनी सेवाएं बनती हैं, सेवाएं दी जाती हैं, जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो ये सर्विस है। इन सब का अगर वैल्यू पता कर लिया जाए कि कितना रुपया का सामान बनता है, 1 मिनट के लिए अगर मान लो कि भारत में केवल चावल का उत्पादन होता है, 1 मिनट के लिए मान, और वो भी चावल का केवल 100 केजी बनता है, यहां अज्यूम कर लेना, मान लेना, और कोई वस्तु नहीं बनती, और चावल का कीमत है 8 रुपया किलो। क्या मैंने कहा? केवल 100 केजी चावल का उत्पादन पूरे देश में होता है, ये मान लो, और 8 रुपया पर केजी चावल का कीमत है। तो आप बता सकते हो कितना वैल्यू का चावल बना हमारे देश में उत्पादन हुआ? तो 800 रुपया। यही 800 रुपया आपका जीडीपी हो, सकल घरेलू उत्पाद हो। इसलिए जिस देश में जितना ज्यादा उत्पादन होता है उतना ज्यादा उसका जीडीपी बढ़ता है। अब लोग सर जीडीपी बढ़ने से कैसे विकास होता है? तो कॉमन दिमाग लगाओ, जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा लोग उसमें नौकरी प्राप्त करेंगे या काम प्राप्त करेंगे। जितना ज्यादा उत्पादन उतना ज्यादा काम, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा इनकम, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा खर्चा, और जितना ज्यादा खर्चा फिर उतना ज्यादा डिमांड, और डिमांड ज्यादा तो फिर प्रोडक्शन ज्यादा। इसलिए दुनिया की हर सरकार ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा उसका जीडीपी बढ़े, ये कोशिश करते रहते। तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, अपना ध्यान दीजिए, अपने परिवार का अपने से भी ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का ध्यान दीजिए। मैं फिर से एक बार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार साहब और सबसे ज्यादा मेरे रिस्पेक्टेड गुरु विजय सर को हार्दिक जो है मैं बधाई देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यह सौभाग्य मिला कि मिथिला यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटी का पहला लेक्चर देने का सौभाग्य मुझे मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सर वेरी मच। अब बच्चों को अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करें, लिखेंगे आप लोग जो सवाल है वो बच्चे लिखेंगे। कोशिश हमारी थी कि काफी डिटेल में जाए, बट क्योंकि वक्त काफी कम है, बहुत ज्यादा टॉपिक कवर करना है, इसलिए काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स। एक इसमें आया है इंडियन रेलवेज और हेरिटेज, अपने नाम से ही आप जाए ऐसे जवाब हम दे देते हैं। डिफरेंट वेज टू एस्टिमेट जीडीपी एंड इट एस्टिमेशन। तो ये नेशनल इनकम का 3 मेथड ऐसे होता है, आप कैलकुलेट करिएगा। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ये आपको फिलहाल नहीं पढ़ना, ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना। ऐसे सवाल है तो इसका जवाब हमने दिया। जीडीपी या नेशनल इनकम निकालने का 3 तरीका होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। एक बच्चा पूछा है नेगेटिव ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का नेगेटिव का सेंस क्या है बोलने में? डेफिनेशंस का नेगेटिव हो सकता है कि हर डेफिनेशन की क्या कमियां, जैसे एडम स्मिथ की डेफिनेशन की कमी मानी जाती है कि उनका वेल्थ ओरिएंटेशन ज्यादा है। मार्शल का माना जाता है कि उन्होंने मटेरियल चीज को लिया और जो नॉन मटेरियल चीज को इग्नोर किया। इकोनॉमिक्स में सुधार की इकोनॉमी में सुधार, किसी बच्चे ने पूछा इकोनॉमिक्स में सुधार, इकोनॉमिक्स में सुधार आप ही को करना। आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप रिसर्च स्कॉलर बने, आप पीएचडी करें और अपना थ्योरी दे। कल के डेट में अगर आप अपना थ्योरी देंगे तो आपके नाम पर थ्योरी आ जाएगा। ऐसे अगर इंडियन इकोनॉमी का सुधार का बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इसमें काफी ज्यादा योगदान दे रही है। अभी सरकार को अभी तत्काल स्थिति में इकोनॉमी में मंदी की स्थिति है, तो सरकार को अभी पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए थोड़ा सा अगर कर्ज भी लेना पड़ जाए, ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्री सलाह दे रहे हैं कि नया नोट छापकर इसका यूज किया जाए। इसके लिए एक टर्म होता है जो हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, पंप प्राइमिंग। अभी इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली कई सालों तक गवर्नमेंट का हैवी पब्लिक एक्सपेंडिचर का जरूरत है। सरकार को काफी ज्यादा अभी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है। अभी सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम में लाखों लोगों का रोजगार चला गया है, तो सरकार को अभी योजना बनाकर रोजगार देने का ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराने की जरूरत है। एक
एक बच्चे का है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अभी हमने जस्ट बताया है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेल्स यू व्हाट वुड बी, सच्चाई बताता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स गिव्स यू वैल्यू जजमेंट, इट पासेस वैल्यू जजमेंट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स अब कल कोशिश करेंगे, आज उतना समय नहीं है। अगर आप परमिशन देंगे, अगर बात हम कर लेंगे तो पीपीटी भी हम सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। कल आगे मेरा नेक्स्ट क्लास है, उसमें आप प्रेजेंट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जल्दी बुलवाइए। मैं मनोज कुमार, एपीएसएम कॉलेज बरौनी। अभी मैं आप लोगों को पेपर 2 भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था जो है उसका प्रथम चैप्टर पढ़ाऊंगा। और यह वह है 1947 में भारत की, 1947 से 50 के बीच भारत की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति, हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप यह सोचिए जो है 1947 की तरफ जाइए। 1947 का क्या महत्व है, कौन सी घटनाएं घटी है और इसका क्या महत्व है, क्यों यह पढ़ना जरूरी है, इसका जब आप चिंतन करेंगे तो हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिए 1947 में भारत को आजादी मिली और उसी समय दो वर्ष पूर्व कहिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। उसी समय लगभग कहिए 1948 में इजराइल एक नए राष्ट्र के रूप में बना। 1949 में वर्तमान चीन की जो शासन प्रणाली है वह सामने आई। उसको रिफरेंस पॉइंट लेते हुए यदि हम आज आकलन करते हैं तो एक तुलनात्मक स्थिति बनती है। और दूसरी बात यह है कि 1945 में जापान भी आर्थिक रूप से छिन्न भिन्न हो चुका था। तो इस रेफरेंस में पहला तो यह बनता है कि 1947 को जब आप जानेंगे तो उस आधार पर आप वर्तमान का आकलन कर पाएंगे कि 1947 के बाद भारत जो है यहां तक जो पहुंचा है, 2021 में जो पहुंचा है, और भी देश जो पहुंचे हैं वह किस रूप पर पहुंचा है। पहली बात। दूसरी बात, 1947 जो है हमारी ये बहुत ही भयावह स्थिति भी लाई थी। निस्संदेह हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया। आप जानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमारे देश के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, पूरे देश में उथल पुथल मच गया और देश का विभाजन भी बहुत अवैज्ञानिक प्रणाली से हुआ। एक बगल आप देखेंगे भारत के जो है ईस्टर्न साइड, पूरब में जो आपको जो है बांग्लादेश बना, और पश्चिम साइड में आपको जो है पाकिस्तान बना। और धर्म के आधार पर जो है सब जगह हिंसा, लूटपाट, कोई वैज्ञानिक सोच नहीं। इसने भी हमारे देश के विकास को यह कहे कि हमारी जो प्रणाली थी उसको बहुत ही आहत किया। 1947 हमारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यदि हम पुराने हम अतीत की ओर चलें तो भारत का आर्थिक इतिहास जो है, आर्थिक या राजनीतिक इतिहास दोनों के हैं, तो हर्यक वंश से शुरू होता है। प्रारंभिक जो हर्यक वंश शुरू में राजगीर जो है
वह शासन प्रणाली का केंद्र बनता है। फिर आप देखेंगे जो है काफी दिनों तक जो है पाटलिपुत्र शासन प्रणाली का केंद्र रहा। पुनः आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वह थानेश्वर शिफ्ट हो गया। आप फिर जब देखेंगे तुर्क अफगान काल में वह दिल्ली शिफ्ट हो गया। और पुनः आप जब देखेंगे मुगल काल में यह आगरा और दिल्ली के बीच रहा जो है, और अंग्रेजों के काल में यह कलकत्ता शुरू में शिफ्ट हुआ, फिर वह जो है दिल्ली की ओर गया। और भारत की समृद्धि सुनकर, भारत की समृद्धि सुनकर शुरू से ही सिकंदर के समय से ही लोग उसके वैभव यश से आकर्षित रहे। और सिकंदर ने भी इसीलिए धन लोलुपता के नाम पर आक्रमण किया था। फिर हम देखें कि सबसे प्रथम जो ट्रेड स्थापित हुआ था भारत का वह अरब के साथ हुआ था। और यूरोपीय जो भारतीय सामानों को अरब के माध्यम से खरीदते थे। धीरे धीरे यूरोपियन का भी हुआ कि क्यों न खुद से यह व्यापार किया जाए। इसी क्रम में जो है सर्वप्रथम वास्को डी गामा भारत पहुंचे 1498 ईस्वी में, और उन्होंने एक राह दी और वहीं से एक स्पर्धा शुरू हुई। यूरोपीय देशों में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई भारत आने का। जो वास्को डी गामा पुर्तगीज से पुर्तगीज आए, फ्रांसीसी आए, इंग्लिश आए, डच आए। और 1757 की पलासी की लड़ाई ने और फिर बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत पर स्थापित होने का मौका दिया। और अंग्रेज धीरे धीरे हमारे शासक बन गए और हम शोषित रहे। और 1857 के गदर होते हुए फिर 1947 में हमने आजादी पाई। जब हम कालक्रम में अंग्रेजों के कालक्रम का अध्ययन करते हैं और अध्ययन जो हमारा हो या किस आधार पर हो यह भी स्पष्ट हो। अध्ययन के लिए सर्वप्रथम यह सहारा लिया गया कि उस समय के जो विदेशी यात्री इन्होंने भारत के संदर्भ में क्या लिखा, क्योंकि विदेशी यात्रियों के दृष्टांत को हम तटस्थ मान सकते हैं, न्यूट्रल मान सकते हैं, यह नहीं मान सकते कि वो उन्होंने अतिरंजना या अतिशोक्ति से लिखा होगा। अंग्रेजों के पूर्व भारत का जो भी विदेशी यात्री वर्णन करते हैं वह सोने की चिड़िया के रूप में वर्णन करते हैं। यह वर्णन करते हैं कि भारत का व्यापार बहुत समृद्ध था, लोगों का जीवन स्तर बहुत समृद्ध था और विश्व और यहाँ का व्यापार इतना उन्नत था कि विश्व के विभिन्न कोनों से सोना भारत ही आकर रुकता था। इस प्रकार की हमारी प्रणाली थी। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर एक व्यापारी के रूप में आए, पुनः यहाँ शासक बन बैठे और उन्होंने भारत को एक औपनिवेशिक राज्य बनाया। यह यूं कहे कि भारत उसके एक साम्राज्यवाद का एक हिस्सा था। भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक वायसराय ने कहा था जो कि हमारा विश्व में अनेक उपनिवेश है और भारत उसकी रीढ़ है, भारत उसका केंद्र है। हम कहीं भी अपनी औपनिवेशिक प्रणाली को खो देंगे तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन भारत को यदि हम खो देंगे हमारी रीढ़ टूट जाएगी। आप समझ सकते हैं कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। और जब हम इस क्रम में अध्ययन करते हैं तो मैं कुछ टर्म पहले बता दूं आपके लिए। एक टर्म है, सबसे पहला है अर्थव्यवस्था।
सबसे पहले यह भी समझना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है या आपका जो यह कहा जाए कि आपका जो पेपर है उसी का नाम है भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसे भी हमें समझना होगा जी, क्योंकि इसका आगे भी उपयोग होगा हमारे बोलने के क्रम में। अर्थव्यवस्था वस्तुतः कहीं भी आप छोटे क्षेत्र का भी ले सकते हैं, बड़े क्षेत्र का भी ले सकते हैं, जितनी भी उत्पादक इकाई होती है, उत्पादक इकाई से मतलब है कि वहां पर लोग रोजगार में लगे हुए हैं, लोगों को वहां पर आवश्यकता की सामग्री मिल रही है। आप इसे एक पान वाला से लेके चाय बनाने वाले तक या बीड़ी निर्माण तक आप उसको शामिल कर सकते हैं। जैसे आप सबसे लघु स्तर पर लीजिए, किसी गांव का लीजिए, किसी गांव में जितने भी उत्पादक हैं, चाहे उस गांव में होटल हो, पान की दुकान हो या रिक्शा वाले हो, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग रोजगार में लगे हुए हैं, यदि हम सभी को जोड़ दें तो वह एक अर्थव्यवस्था बनती है। जब हम ग्रामीण स्तर पर इसे लेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी, जब हम इसे ब्लॉक स्तर पर लेंगे ब्लॉक की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, फिर जब हम इसे बढ़ाकर राज्य स्तर पर ले जाएंगे तो राज्य स्तर पर जितनी भी उत्पादक इकाई है और जितने लोग रोजगार में लगे हैं, यदि इसको हम कंसीडर करेंगे तो ये राज्य की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार हम जब देश के जितने भी भूभाग हैं और राज्य हैं उसमें यदि जितने भी लोगों को रोजगार में लगे हुए हैं या जितनी भी सेवाएं दे रहे हैं उसके हम समेकित रूप को मिला दें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब हम 1947 की ओर चलते हैं। 1947 में क्या है जो सबसे पहले हम कृषि की ओर आते हैं। आप देश का जो विभाजन हुआ उस पर भी आपको दृष्टिपात करना जरूरी होगा। देश में जो बंटवारा हुआ उसमें कृषि का एक बड़ा भाग, कृषि योग्य भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो पाकिस्तान में गया। पंजाब का एक हिस्सा हमारे यहां रहा और एक हिस्सा जो है पाकिस्तान गया। तो पाकिस्तान वाले पंजाब का जो है या पश्चिमी पंजाब कहा जाए उसे, और सिंध कृषि उत्पादन के मामले में काफी संपन्न रहा और वहां ज्यादा उत्पादकता रही है। और पाकिस्तान को भारत की तुलना में आबादी कम मिली और कृषि योग्य भूभाग ज्यादा मिला। इससे एक प्रकार की समस्या भी उत्पन्न हुई, विषमता उत्पन्न हो गई कि ज्यादा आबादी हमारे यहाँ और ज्यादा पैदावार करने वाली जमीन, या यह कहे कि समेकित रूप में भूभाग जो आबादी के अनुपात में पाकिस्तान को ज्यादा मिला। जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं दोनों में आपको बताऊं जो है। ओके, I am trying to speak in both because many of the students are from rural areas as well as urban areas, and sometimes speaking is flow of language and spontaneous flow, and I am carrying you consider situation of India in 1947. What was its condition? We became newly independent, and our
our nation was divided on the name of religion. An imbalance was created. हिंदी सर पढ़ाइए हिंदी। हेलो सर, बीच में से टोकने के लिए सर सॉरी सर। सर हिंदी में भी सर थोड़ा मिक्स करके बताइए, हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट इसमें जुड़ रहा है सर। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मिक्स करके जो है बताऊं जो है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बताया है कल मैं आपको कुछ मटेरियल भी डाल दूंगा जो है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो देखिए इकोनॉमिक्स जो है काफी दूसरे विषय से इसका नेचर अलग है। इसका जो टर्म जिसे आप शब्दावली कहते हैं थोड़े दूसरों से अलग है जो है। तो आप थोड़ा संयम रखें जो है, आपको किस प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जो भी आपको परेशानी होगी तो आप अपना एक बॉक्स में डाल देंगे और मैं पुनः उसे जो है एक लिख कर आपको पीपीटी या पीडीएफ फाइल के रूप में आपको भेज दूंगा जी, ठीक है। आप यह लीजिए कि भारत जो है इंपीरियलिज्म समझ रहे हैं, जिसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद में जो भी एक शासित देश होता है, शासित देश को, और दूसरा होता है शासक। जो शासक देश रूलर होता है, वह शासित देश पर शासन करता है। जैसे ब्रिटेन और इंडिया की बात हम लें तो इंडिया जो है शासित देश है और ब्रिटिश या ब्रिटेन जो है वह शासक देश है। और ब्रिटेन जो इंडिया में शासन कर रहा है उसका मूल उद्देश्य भारत में वेलफेयर की स्थापना नहीं है, यहाँ के लोगों को बेटर लाइफ देना नहीं है, या यहाँ कह कि इसे अच्छी जिंदगी देना नहीं है, बल्कि उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य अपने देश की भलाई करना है। वह जो भी कदम उठाएगा, यदि प्रथम देश से लग भी रहा है या यह कहे कि प्राइम फेस जो है लग भी रहा है कि क्या हमारे देश के अनुकूल है या इंडिया का फेवर कर रहा है, लेकिन अंदरूनी रूप में जो है इंटरनल जो कहे कि डेप्थ में भी आप जब उसका एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका कहीं न कहीं उद्देश्य जो है, उसका मोटिव जो है वह ब्रिटेन के हित में। आप यह देखिए जो है सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन में आया, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है यूरोप में हुआ और यूरोप में भी इसकी शुरुआत जो है ब्रिटेन से हुई। और इससे कोइंसिडेंस कहिए या यह कहा जाए महज संयोग कहा जाए कि पानीपत और बक्सर के बाद भारत में जो है ब्रिटिश का प्रभाव स्थापित होता है और उसी समय लगभग ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। तो भारत जो है उसके लिए एक यह कहा जाए, मैं आगे बता रहा हूं तो आपको स्पष्ट होगा, थोड़ी परेशानी मुझे भी हो रही है बैलेंस करके बताने में बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में जो है। तो भारत उसके लिए जो है एक तरह से यह कहा जाए कि कच्चे माल, यह कहा जाए कि भारत से वह क्या करता था, जो भारत से वह कच्चा माल ले गया, या कच्चा माल का मतलब रॉ मटेरियल्स भारत से ले गया और भारत के रॉ मटेरियल्स को ही वह जो है पुनः वहां उद्योगों में जो है अंतिम रूप से बनाकर फिनिश्ड गुड्स के रूप में करके वह पुनः भारत को भेज देता था। आप यह देखिए जो है रॉ मटेरियल्स जो होता है उसकी कीमत कम होती है। मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर देता हूं जो है, सबसे पहले आप एक दूध को लीजिए, जो दूध की कीमत आप जब देखेंगे वह 40 रुपया पर लीटर है, जो 40 रुपये लीटर है। और आप दही को यदि मान लीजिए कि दूध में थोड़ा सा मान लीजिए उसका रूपांतरण दही में कर दिया जाए, उसकी कीमत बढ़ गई, निसंदेह से दुगनी हो जाएगी। जो अब दूध से जो है कहा जाए उसका खोआ बना लिया जाए, अब यह माना जाए कि उसका पेड़ा बना लिया जाए,
उसकी कीमत तो और बढ़ जाएगी। कहिए इसी तरह जो है, इसी तरह भारत से जो है कच्चा माल ब्रिटिश ले गया और उसको फिनिश्ड गुड्स के रूप में जो है भारत को बेच दिया। इतना ही नहीं, भारत में जो भी उसकी प्रतियोगी वस्तुएं उत्पादित हो रही, तो उस पर भी अनेक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन जो है लगाया, अनेक प्रकार का ड्यूटी लगाया, ताकि यहाँ के उद्योग को प्रोत्साहन नहीं मिले। जब यहाँ का इंडस्ट्री पिछड़ेगा, जब यहाँ की इंडस्ट्री में बैकवर्डनेस आएगा, जो है जब इसको स्टीफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, तभी तो उसकी सामान बिकेगा जो है। और अंग्रेजों ने जो है यहाँ के उद्योगों का, जो प्रचलित उद्योग थे, उसको दमन करने का, उसको सप्रेस करने का कोई भी उपाय नहीं छोड़ा। और आपको एक समय जो है ढाका का मलमल जो है काफी प्रसिद्ध था कहिए, और अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति कर दी, कहा यह जाता है कि उन लोगों के अंगूठे काट लिए। जो इस प्रकार की किंवदंती या सच्चाई का मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन कहीं कहीं पर में कुछ प्रकार का मिलता है कि जो लोग भी कारीगर इसमें निपुण थे जो है, तो उसके जो है अंगूठे काट लिए गए। कहीं कहीं छिटपुट इसका एनालिसिस भी मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ की जो है यहाँ का जो स्थापित प्रणाली थी जो है, यहाँ के कुटीर उद्योग हैं, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। अब देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो है, अक्सर यह कहा जाता है कि 1947 में जो है भारत में कुछ नहीं था, जो यहाँ उद्योग के नाम पर कुछ नहीं था, सुई तक का लोग उत्पादन नहीं होता था। 1947 के बाद इसकी शुरुआत हुई। लेकिन मैं आपको यह कहता हूं जो है, अंग्रेजों ने जिन यहाँ पर राज स्थापित किया, उस क्रम में जो है उसे काफी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी। यहाँ के लोगों ने रेजिस्टेंस किया, प्रतिरोध किया। मराठाओं ने भी काफी लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, टीपू सुल्तान ने भी काफी लड़ाई लड़ी। आप यह कहिए कि वारफेयर या युद्ध सामग्री का निर्माण कैसे हुआ? यहीं के लोग बनाते थे। सारी यहाँ की जो आवश्यकताएं थी लगभग यहीं से तो पूरा होता था। और यह कहा जाए कि अंग्रेजों के आने के पूर्व प्रत्येक गांव जो है अपने आप में एक आत्मनिर्भर व्यवस्था थी। प्रत्येक ग्रामीण व्यवस्था जो है आत्मनिर्भर थी, और अंग्रेजों ने उसको तोड़ा और अपनी जो है निर्मित वस्तु कहा जाए, या यह कहा जाए कि ब्रिटेन का बना हुआ माल जो है बेचने के लिए वह एक बाजार के रूप में यह इस्तेमाल किया जाए। अब हम आते हैं जो है उस समय का राष्ट्रीय आय क्या था, जो है क्या प्रगति हुई। जो कॉलोनियल इंडिया में जो है का जो एस्टिमेट किया गया है जो आंकड़ों के बारे में, तो इसमें अनेक प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं। जो है बहुत सारे अर्थशास्त्री का नाम इसमें लिया जाता है जो है, जिसमें कि दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी का भी नाम आता है, और विलियम डिग्री का नाम आता है, BKRV राव जी का नाम आता है। और इसमें जो है BKRV जी जो हैं, उनका जो है सबसे अच्छा नेशनल एस्टिमेशन माना जाता है राष्ट्रीय आय के संबंध में। तो वह यह माना जाता है कि ब्रिटिश काल में लगभग जो है 1% से ऊपर, या लगभग यह कहा जाए कि 2% के रूप में जो है भारत में जो है विकास हुआ। जो दादा भाई नेहरू जी ने तो पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इंडिया में काफी स्पष्ट शब्दों से यहाँ के जनजीवन के बारे में लिखा है। यहाँ के लोगों का रहन सहन जो है जेल की कैदी से भी बदतर था जो है, और बहुत ही टफ लाइफ था जो इन लोगों का यहाँ पर था। और कृषि के संदर्भ में देखा जाए, अंग्रेजों के समय में कृषि की क्या स्थिति थी?
निसंदेह अंग्रेजों के समय में भारत की जो कृषि थी परंपरागत थी, लेकिन विश्व के अन्य भागों से जो है उसकी स्थिति अच्छी थी। और लगभग 85% लोग, या यह कहा जाए कि हमारी जो आबादी का जो है 85% जो है, या वर्किंग फोर्स का 85% जो है कृषि में लगा हुआ था। और लोग जो है कि या कहा जाए कि सब्सिस्टेंस लाइफ जो है था, लोग कृषि का मूल उद्देश्य यह कहा जाए कि उपज को जो है जीवन निर्वाह के इस्तेमाल के लिए था। और प्रत्येक गांव जो है अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वह उपज कर लेती थी, और प्रत्येक गांव कृषि के मामले में आत्मनिर्भर था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने यहाँ की कृषि को भी धीरे धीरे तबाह किया। और आपने इंडिगो सुना होगा, जो है नील की खेती, महात्मा गांधी जी का चंपारण का जो सत्याग्रह है उससे जुड़ा हुआ है। किसानों को जो है उसने बाध्य किया अपनी शर्त पर खेती करने के लिए। नील की खेती जो उसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। 3 कठिया प्रणाली का अर्थ हुआ 1 बीघा में 20 कट्ठा हुआ। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से किसान को नील की खेती करनी होती थी। यदि किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन है तो उसमें वह 3 कट्ठा जो है नील की खेती अवश्य रूप से करेगा। एक तो हम यहां पर देख रहे हैं कृषि को अपने कंडीशन, और वह नील की खेती क्यों करवाता था भारत में? क्योंकि नील की मांग ब्रिटेन में काफी थी। उस समय वहां का जो है कॉटन टेक्सटाइल जो है काफी चरम की ओर बढ़ रहा था, उसका विकास हो रहा था। और ब्रिटेन अपने नील की आवश्यकता जो है, इंडिगो की आवश्यकता जो है भारत से पूर्ति करता था, जो है भारत से वह इसे ले जाता था जो है, और अपना जो उसका जो सूती वस्त्र उद्योग मैनचेस्टर में, सही आपने लिख रहा है, वहां के जितने भी उद्योग धंधे थे और भी जगह पनप रहे थे, वहां उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और यह तो कृषि कंडीशन की बात हुई। उसने कृषि प्रणाली को भी बदला। अंग्रेजों ने भारत में, यह नहीं है कि पूरे भारत में उन्होंने एक सी प्रणाली लागू कर दी। जहां जैसा उसे सूट किया, जहां उसे एप्रोप्रिएट लगा कि ये लागू किया जा सकता है, उसने किया। जैसे आप यह ले जो है बंगाल प्रोविंस में, तो बंगाल प्रोविंस में उन्होंने जमींदारी प्रथा उसने शुरू की जो है। यदि आप देखेंगे मद्रास साइड, उधर जो आप देखेंगे मालवाड़ी रैयतवाड़ी प्रथा मिलती है। जो विभिन्न देशों में उन्होंने कृषि में जो है अलग अलग ढंग के प्रयोग उन्होंने किए। और अपनी सुविधा के लिए उन्होंने किया। जो सभी कृषि मामले में उन्होंने जो है एक सी प्रणाली नहीं की। जो है अब देखा जाए खेती के मामले में अंग्रेज क्या करते थे, जो है जो जमींदार होते थे उससे एक टर्म एंड कंडीशन के अनुसार जो है वो जमीन देते थे। तो जमींदारों को यह था कि आपको मतलब यह कहा जाए कि एक बोरी लगा दी गई और उसको जो फुलफिल किए उस जमींदार को वह जमीन मिल जाती थी। और जमींदार क्या करते थे, पुनः जमीन को जो है किसानों को देते थे। और किसान जो है आपकी किसानों की उपज अच्छी हो या ना हो, या जो भी कंडीशन हो, उसे यह था कि जमींदार को देना था। कृषि क्षेत्र में बंगाल प्रोविंस में तो यह किया कि उसने एक समांतर प्रणाली खड़ा कर दी। उन्होंने जमींदार जो हुआ करते थे वह देश के ही लोग थे जो है, और देश के लोगों के द्वारा ही जो है देश के लोगों का शोषण करवाया जो है।
और यह कहा जाए कि हमारी एक प्रणाली में उन्होंने जो है अपना एक वर्ग का शोषण करने वाला, एक जमींदार के द्वारा जो एक शोषण करने वाला वर्ग उत्पन्न कर लिया जो है, और किसान की फसल हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, और उसको जो है जो भी जमींदार के द्वारा टर्म कंडीशन तय कर दिया गया उसे देना था जो है। इससे काफी किसानों को यह कहा जाए कि काफी दयनीय स्थिति हुई जो है, ऋण में फंसते गए, यह कहा जाए कि उसकी जिंदगी जो है बदहाल हो गई जो है। और एग्रीकल्चर के बाद जो है, एग्रीकल्चर में तो उस समय आप यह देखेंगे कि ना कोई टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था जो है, और अकाल जो है, अकाल एक बहुत सामान्य बात थी उस समय। अंग्रेजों के समय में अकाल जो है एक बहुत सामान्य बात हुआ करती थी, जो अंग्रेज किसी पर ध्यान देते नहीं थे, उसे मूल काम तो वहां के लोगों से पैसा लेना था जो है, और अपना जो है, और अकाल आपने 1945 का जो है बंगाल अकाल के बारे में सुना होगा जो है, अमर सेन ने अपनी पुस्तक में भी जो है बहुत स्पष्ट ढंग से इसे लिखा है। अंग्रेजों की थोड़ी भी मंशा नहीं थी कि यहाँ पर जो है दूर किया जाए बंगाल के अकाल को, क्योंकि देश के अन्य भाग में सरप्लस फूड ग्रेन था। भारत तो एक बहुत बड़ा भूभाग है जो है, बंगाल में भले समस्या थी, अकाल था 1943 जो है, लेकिन अन्य भाग में जो है सरप्लस था। यदि सरकार की तत्परता रहती तो वहां से फूड ग्रेन को बंगाल में लाया जा सकता था। यह माना जाता है कि बंगाल में जो लगभग 10 लाख लोग जो है वो 1945 में या 1943 के फैमिलीन में जो है मरे। तो आप देख रहे हैं कि भारत से उसका कोई जुड़ाव नहीं है, कोई आत्मीय लगाव नहीं है। यहाँ के लोगों के जो है वेलबींग या भलाई के प्रति उसकी कोई मंशा नहीं है। उसका उद्देश्य एक और एक है, उसका एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है। यहाँ से कैसे धन को ले जाया जाए और उसको जो है ब्रिटेन के हित में लगाया जाए। आप जो है उसके बाद यदि आप जो है हम यह देखें, डेमोग्राफिक कंडीशन जो डेमोग्राफी हुआ जनसंख्या से जुड़ा हुआ जो, तो उस समय स्थिति क्या थी इसके बारे में एक आकलन जरूरी है। जो हमारी आबादी जो है अभी लगभग यह माना जा रहा है कि हमारे देश की आबादी जो है 133 करोड़ के लगभग, 132 करोड़ है। हमारे देश की आबादी अभी जो है 132 करोड़ है। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो देश की आबादी जो है, देश की आबादी उस समय जो है 33 करोड़ थी। और आप यह देखिए और उस समय आप यह देखिए जो है कि हमारी आबादी जो 33 करोड़ थी, और भारत में आप लोगों का मैसेज आ रहा है जो है, थोड़ी मेरी बात को आप स्पष्ट ढंग से सुन लीजिए तो क्लियर होगा जो है। आप भारत में भारत की आबादी जानने के पूर्व जो है आपको जनगणना के बारे में जानना होगा, सेंसस जो है। मैं आपको बता देता हूं जनगणना के संदर्भ में जो है, भारत में सर्वप्रथम सेंसस जो है 1871 में शुरुआत हुई, और पहली जनगणना जो थी लगभग सारे देश में सही ढंग से हो भी नहीं पाई जो है। और एक रेगुलर सेंसस जो करते हैं नियमित 10 साल पर जो है, एकदम मतलब कि 10 इयर्स या डिकेनियल कहा जाए या डिकेट कहा जाए, 10 वर्ष पर जनगणना होने वाली जो है 1881 जो है 1881 से यह नियमित रूप में शुरू हुई। आप यह देखेंगे जब भारत की जनसंख्या आप पढ़ेंगे जो है, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, तो 1881 से लेके 1921 तक जो भारत की आबादी
में जो है उतार चढ़ाव का रहा, कभी आबादी बढ़ी है घटी है, फ्लक्चुएशंस रहा है। और 1921 जो है 1921 की जनगणना जो आप देखेंगे तो उसमें यह पाया गया कि भारत की आबादी तो घट गई, भारत की आबादी जो है बढ़ने की जगह जो है घट गई। जैसे आप देख रहे हैं अभी जो कोरोना महामारी आई है, उस समय भी एक महामारी आई थी और वो महामारी के कारण जो है पूरे मतलब देश की लगभग जो है पूरे देश में वो भी फैला जो है, जो भी प्रथम विश्व युद्ध में हमारे सैनिक लड़ने गए तो साथ में और पेंडेमिक की कहा जाए उसे जो है, जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं जब आप पढ़ेंगे तो ये जैसे आपने मास्क का प्रयोग अभी देखा है तो वो 1919 में जो महामारी फैली थी पेंडेमिक जो है, हमारे देश से सैनिक गए थे विदेशों में लड़ने के लिए तो वहां से वो साथ में बीमारी भी लेकर आए हैं जो है और धीरे धीरे जो है सब जगह बीमारी फैली। खुद कहा जाए महात्मा गांधी भी इससे महात्मा गांधी जी भी इससे प्रभावित रहे और यह कहा जाए कि इसके में जो है काफी लोगों की जान गई। अभी तो आप देख रहे हैं कि कोरोना काल जो है या जो पेंडेमिक है या अखिल विश्व स्तर पर शायद ही कोई देश है कि अभी प्रभावित नहीं है जो है। हाँ आप सही कह रहे हैं जो है इन्फ्लुएंजा जो है फ्लू उसको कहा जाता है जो है मोटे तौर पर वो फैला जो है और सारे देश में महामारी फैली। अभी की जैसे तो व्यवस्था भी उस समय नहीं थी हमारे देश में जो है। अभी जब हम लोग इतना कर पाने में हम अपनी आबादी को पूरे रूप से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, दवाई सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं कहिए या वैक्सीनाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसमें काफी लंबा समय लग जा रहा है। तो 1919 की स्थिति आप जाएंगे या 1921 में जाएंगे तो उस समय क्या व्यवस्था होगी, मेडिकल फैसिलिटी जो क्या कहा जाए जो आप सोच सकते हैं उस समय का जो है 1919 का रहा 1999 के अप्रोक्स में कह रहा हूं, उस समय जो भी होगी मेडिकल फैसिलिटीज आप लें जो है लोगों का अवेयरनेस लें जो है। आप जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में लोग बहुत रिजिड लाइफ जीता है और जो कृषि से लोग कृषि व्यवस्था से जो लोग जुड़े रहते हैं वो जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं तो उनको जो है